आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले का इस पहले पाठ का जो वीडियो है उसको आप लोग देख चुके होंगे। उसमें हमने पहला पाठ जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उससे संबंधित दो टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं उसमें। और पहले लेसन में जहाँ यह पढ़ाया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, यह चीज़ हमने पहले लेसन में पढ़ी। फिर दूसरे लेसन में हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की प्रक्रिया हीट एंड ट्रायल विधि के बारे में पढ़ा कि कैसे एक रासायनिक समीकरण को 7 चरणों में को मिला करके उसे हम संतुलित करते हैं और जो समीकरण संतुलित नहीं रहता है उसे कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण के नाम से जानते हैं। तो अभी तक के दो लेक्चर में यह हम सब देख चुके हैं। आज उसके आगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के तीसरे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या आज के लेसन में हमारा टॉपिक है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस आज के लेक्चर के क्लास के वह हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। हम बहुत चीज़ें जान चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि होती क्या है, कैसे समीकरण लिखा जाता है और साथ में यह भी पढ़ चुके हैं उन्हें संतुलित कैसे किया जाता है। अब यह कितने प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके बारे में हमें जानना है। तो आज के लेक्चर में दो रासायनिक अभिक्रियाएं, चूंकि एक बड़ा पोर्शन है तो सिर्फ दो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में होती तो 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सामान्य रूप से, अगर सरल रूप में देखा जाए। लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम सिर्फ दो रासायनिक अभिक्रियाओं, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, सिर्फ दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज यह जान लें कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। मतलब किसी एक तत्व का परमाणु है तो उस परमाणु की संरचना में कोई बदलाव नहीं आता है कि वह बदलकर दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाए। किसी रासायनिक क्रिया में ऐसा नहीं होता है कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाए। और अगर उस रासायनिक क्रिया में किसी तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वह कभी भी बदलती नहीं है, मतलब ना तो वह बढ़ेगी ना ही वह घटेगी। तो बाहर से उस मिश्रण में कोई भी जो है वह परमाणु बाहर से तो ना तो आ सकता है ना ही उसमें से बाहर निकल सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है एक सामान्य रूप से जान लें कि वह परमाणुओं के आपसी जो आबंध होते हैं उनके जुड़ने और टूटने से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हीं को बनाने की अभिक्रिया जो होती है, आबंधों के जुड़ने से और टूटने से नए पदार्थों के बनने की क्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया में हम देख लें कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह जो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या उससे अधिक, हम जानते हैं कि किसी अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में उत्पाद लिखे जाते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए पदार्थ हैं जो अभिकारक कहलाते हैं, अगर किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, किसी एक उत्पाद को बनाते हैं, मतलब आपके LHS साइड में दो पदार्थ हों, चाहे वह तत्व हो या यौगिक, और RHS साइड में सिर्फ एक पदार्थ हो, तो ऐसी अभिक्रिया को जो है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा पदार्थ को जब हम मिलाते हैं तो बनने वाला सिर्फ एक पदार्थ होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कली चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसका रासायनिक सूत्र है CaO। उसमें जब हम पानी डालते हैं घरों में आपने देखा होगा
कि जो सूखा चूना आता है बाजार से, उसमें जब पानी डालते हैं तो अपक्रिया करके जो है वह बुझे चूने, अर्थात जो बुझा चूना होता है जिसे लोग दीवार की पुताई में उपयोग करते हैं, खाने के लिए उपयोग करते हैं, और बुझा चूना कहलाता है। बुझा हुआ चूना जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तो वह बुझे चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है Ca ब्रैकेट में OH और उसके नीचे 2। इसे हम पढ़ते हैं CaOH होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं? Ca और उसके बाद ब्रैकेट में OH लिखा है, दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा है, नीचे 2 लिखा है। इसे पढ़ते हैं CaOH होल ट्वाइस, या कह सकते हैं CaOH का 2। ठीक, तो आगे जो है यह इस अपक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह पानी के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और इसमें हमने देखा है कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह बर्तन जिसमें अपक्रिया हो रही होती है गर्म हो जाता है, हाथ डालिए तो हाथ जल सकता है, इतना अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस अपक्रिया में 2 बातें हम देख रहे हैं। पहली चीज कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह जल के साथ मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है, और जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो सूत्र देख लें इसका, CaOS और H2O। CaO के आगे ध्यान से देखें, यहाँ पे CaO के आगे जो है बड़ा सा यहाँ पे यस लिखा हुआ है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड के आगे S लिखा हुआ ब्रैकेट में। तो जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो वहां पर हमने बताया था कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो भी रासायनिक पदार्थ तत्व या यौगिक भाग ले रहे होते हैं, उनकी जो भौतिक अवस्था होती है वह किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, या गैसीय अवस्था में है, या विलयन की अवस्था में है, किस अवस्था में है, उससे हम उनके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो CaO के आगे यहाँ यस लिखा है, इसका मतलब यह सॉलिड, यस मीन्स सॉलिड, ठोस अवस्था में है। H2O के आगे यल लिखा है, इसका मतलब है लिक्विड, लिक्विड अवस्था में है। वैसे ही यहाँ पे आपका CaOH पूरे का 2, इसके आगे जो है AQ लिखा है ब्रैकेट में। यह ब्रैकेट में जो लिखा गया है इस 2 के बाद यह AQ है। इसका अर्थ होता है एक्वस, जलीय विलयन को हम एक्वस कहते हैं किसी भी पदार्थ की। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और पानी 2 अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह की अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जो बुझा हुआ चूना होता है वह अक्सर हम देखते हैं कि दीवारों पर पुताई के काम आता है, सफेदी करने के काम आता है। और सफेदी करने के बाद हम देखते हैं जब यह सूखता है 2 से 3 दिन में तो उसमें चमक बढ़ जाती है। होता क्या है कि यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो बुझा हुआ चूना है, जब उसको दीवार पे उसकी पुताई की जाती है तो वह वायु के संपर्क में आता है, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने से अपक्रिया करके दीवार के ऊपर जो है वह धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत को बना देता है, और जिससे दीवार की चमक बढ़ जाती है। इसका जो रासायनिक समीकरण है वह यह है कि CaOH होल ट्वाइस एक्वस मीडियम में और CO2 गैसीय मीडियम में होता है, जो कि बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र जो है देखते हैं, जैसे CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। और साथ में पानी जो है, जो लिक्विड होता है, वह भाप बनकर निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पर लगा रहता है। इस तरह हम देख रहे हैं
कि यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा वह बुझा हुआ चूना दीवारों पर सफेदी करने के बाद कैसे कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 यह संगमरमर तो कैल्शियम कार्बोनेट यह संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी होता है, यह भी आप जानते रहे। कुछ दूसरे उदाहरण भी संयोजन अभिक्रिया के देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कोई भी जैविक पदार्थ जब जलता है तो यह अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है कि कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा उदाहरण यह है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो जल के अणु का निर्माण होता है। तो यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, पहली अभिक्रिया में भी और दूसरी अभिक्रिया में भी। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करें, दो या दो से अधिक अभिकारक कह सकते हैं, कहेंगे हम। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, पहली अभिक्रिया में हमने देखा जहां कैल्शियम ऑक्साइड जो है बुझे चूने से अभिक्रिया करता है, यहाँ पर इस पेज पर यहाँ पे हमने देखा था कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो यह अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया में कभी कभी कुछ अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे उदाहरण देख लें इसका कि प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है, प्राकृतिक गैस मतलब वही जो घरों में जलाते हैं सिलेंडर, तो प्राकृतिक गैस का जो दहन होता है सिलेंडर भरा होता है CH4 मीथेन,
और वह जब ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है और साथ में बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यह भी एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। इसके बाद श्वसन, जो जीव श्वसन करते हैं उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। जो रोटी खाते हैं, जो चावल खाते हैं आप, उसमें ग्लूकोज होता है और वह ग्लूकोज ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं उससे मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूट जाता है और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जो कि जीवों के जैविक कार्यों के लिए जो हमारी ताकत है वह यही ऊर्जा जो है हम हमारी ताकत के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है। तो श्वसन की क्रिया में भी जो है वह ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह भी एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया मानी जाती है, श्वसन भी। हम देखते हैं साग सब्जियां जो हैं जब उनका विघटन होता है तो वह भी गर्म हो जाती हैं। तो यह जो इनका विघटन है उसके विघटन से कंपोस्ट का निर्माण होता है। तो हरे जैविक पदार्थों से कोई भी हरी चीज है जब वह सड़ती है तो उसके सड़ने से कंपोस्ट खाद बनती है। यह भी एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया का उदाहरण माना जाता है। तो संयोजन अपक्रिया के बारे में हमने देख लिया कि संयोजन अपक्रिया कैसे होती है और किस तरह ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होती है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरे तरह की अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, जब किसी अपक्रिया में एक अभिकारक, अकेला अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उस अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब वहां पे हमने देखा था कि दो उत्पाद मिलकर के, दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं इसके पहले वाली संयोजन अपक्रिया में। लेकिन दूसरी अपक्रिया जो वियोजन अपक्रिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कोई अभिकारक होता है, मतलब LHS साइड में एक पदार्थ रहता है, तो वह टूट करके जो है जब RHS साइड में उत्पाद का निर्माण करता है तो उनकी संख्या दो या दो से अधिक हो जाती है। अकेला पदार्थ टूट कई उत्पाद में बदल जाता है टूट करके। तो इस तरह की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लें, जैसे जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं हम, एक उदाहरण है फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो उसका रंग जो है वो बदल जाता है फेरस सल्फेट का, और उसमें उसका जो क्रिस्टलन का जल होता है, जिस जल के कारण उसके क्रिस्टल बने रहते हैं, वह निकल जाता है और वह जो फेरस सल्फेट है वह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। इस तरह की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं, जहां पे एक अकेला पदार्थ फेरस सल्फेट वह तीन टुकड़ों में टूट गया। एक है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट एक अकेला अभिकारक है जो कि टूट करके तीन हिस्सों में, तीन उत्पाद में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस तरह की अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो समीकरण इसका देख लें, ऊष्मा जब इसको गर्म करते हैं तो कैसे या सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। और एक उदाहरण देख लें कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जो चूने की पुताई करने के बाद वह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अपक्रिया करके जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को जो है जब गर्म किया जाता है तो वह गर्म करने पर फिर से कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और वह उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जब उसको हम गर्म करते हैं। तो यह भी जो है एक अकेला उत्पाद है, अभिकारक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी अकेला अभिकारक है जो कि ऊष्मा देने पे, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पादों में टूट जा रहा है। तो इस तरह की अपक्रिया को जो है हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। यह जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका बहुत ही औद्योगिक उपयोग होता है। यह सीमेंट उद्योग में बहुतायत मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो इसे चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद और एक उदाहरण देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो यह भूरे रंग का धुआं इससे निकलता है। यह भूरे रंग का धुआं क्या होता है, यह भूरे रंग का जो धुआं निकलता है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है।
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे एक भूरे रंग का धुआं निकलता है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं होता है। यह जो लेड नाइट्रेट है एक अभिकारक है। जब इसको गर्म करते हैं तो यह कई उत्पाद में टूट जाता है। मतलब जब इसको गर्म करेंगे आप तो हम देख सकते हैं कि ये Pb जो है वो हम देख रहे हैं लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 होल ट्वाइस। आगे यस लिखा है, यस का मतलब हो गया कि यह ठोस अवस्था में है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड का सूत्र है PbO में, और धन 4NO2, NO2 गैस के रूप में होता है। आगे G लिखा हुआ है, देख रहे हैं, G मतलब गैस, यस मतलब सॉलिड ठोस। यहाँ भी G जो है वो आगे O2 के आगे G लिखा है, इसका मतलब गैसीय अवस्था में है। तो पदार्थों की भौतिक अवस्था भी उनके आगे लिखी रहती है अभिक्रियाओं में, हम यह जान चुके हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, एक अकेला अभिकारक है, यह टूट करके लेड ऑक्साइड PbO तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन में टूट जाता है, 3 उत्पाद बनाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही जो सूर्य के प्रकाश में जब जो है वह श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, एक पदार्थ होता है सिल्वर क्लोराइड, उसका रासायनिक सूत्र होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AgCl होता है। और वह जो है जब सूर्य के प्रकाश में जो रखा जाता है तो वह धीरे धीरे धूसर रंग के में परिवर्तित हो जाता है। यह धूसर रंग क्या होता है? दरअसल वह सूर्य के प्रकाश में रखने पर AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड जो सफेद रंग का है, जब उसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या होता है कि वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, 2 हिस्सों में यह AgCl जो है Ag और Cl में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। ऐसी ही अभिक्रिया जो हम सिल्वर ब्रोमाइड में भी देखते हैं, जो कि Ag और Br में टूट जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, इस समय तो अब सब कैमरे का उपयोग करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बहुत शायद कुछ लोग देखे भी ना हो, लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाई जाती थी तो उसमें जो फिल्म होती थी, जो रील होती थी, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत रहती थी, जिस पर सूर्य का प्रकाश जब पड़ता था तो वह जो है वहां से अभिक्रिया करके वह उसमें से वह टूट जाता था सिल्वर ब्रोमाइड और फोटो छप जाती थी। तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी जो है यही अभिक्रिया होती है कि सूर्य के प्रकाश में पड़ने पर वह सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। तो वह दोनों AgCl और AgBr दोनों चीजें जो हैं वह सूर्य के प्रकाश में जब पड़ती हैं तो उनमें वियोजन या अभिक्रिया हम देखने को पाते हैं। तो जो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग है धूसर रंग में क्यों परिवर्तित हो गया, आपको पता चल गया होगा, आपको मालूम हो गया होगा। और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड रहती है उसमें कैसी अभिक्रिया होती है अभी हम देख लिए। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो हमेशा हमें तापन, ऊष्मा या विद्युत का उपयोग करना पड़ता है। मतलब किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है, बिजली देनी पड़ती है या सूर्य के प्रकाश में रखना पड़ता है। मतलब बाहर से ऊर्जा हमें उस अभिक्रिया को करने के लिए बाहर से ऊर्जा उसमें देनी पड़ती है। हर अभिक्रिया में हम देख रहे हैं ऊष्मा, तापन, सूर्य का प्रकाश, ठीक। जहीं कोई भी वियोजन अभिक्रिया होती है तो उसमें बाहर से ऊष्मा हमें पहुंचानी पड़ती है। तो इस तरह जो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें हमें बाहर से ऊष्मा की जरूरत होती है, बाहर से ऊष्मा इन्हें देनी पड़ती है, अर्थात यह इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा को सोखती हैं, तब वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो 2 चीजें हमें, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जहां पे ऊष्मा निकलती है रासायनिक अभिक्रिया होने पे, जैसे कैल्शियम चूने की पानी के साथ जो अभिक्रिया होती है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वहां पे हमने देखा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी वियोजन अभिक्रिया है जहाँ पे हम पदार्थों को तोड़ना पड़ता है, वहां से बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है।
तो ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो यह था आज का लेसन, जो कि रिलेटेड था जो है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार से, जिसमें हम दो तरह की अपक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया। अब इससे संबंधित कुछ जो है वह होमवर्क दिया गया है, दिया जा रहा है आपको, इसको भी देख लेंगे और करके भेजेंगे। पहला क्वेश्चन है कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। हमने बताया है बहुत अच्छे से संयोजन अपक्रिया के बारे में। दूसरा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखें। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की कौन से ऐसी अपक्रिया चुने, और पानी वाली अपक्रिया हमने बताया है कि कैसे ऊष्मा निकलती है, उसका उदाहरण भी लिखना है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी आप लिख सकते हैं। वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे। वियोजन अपक्रिया का कोई एक उदाहरण सहित जो है इसकी परिभाषा लिखनी है कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उसके साथ एक उदाहरण भी आप लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग में क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्यों सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो अपक्रिया है हमने बताई है, वह इसका उत्तर होगी। तो यह सारी चीजें हमें आज के लेसन में इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे। तो हमें अपेक्षा करते हैं कि आप बेहतर तरीके से इनके उत्तर लिख के हमें भेजेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने को सुरक्षित रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, बाहर निकलने पे मास्क का उपयोग करें, घर पर रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।